नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। प्रबंध प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रबंध प्रक्रिया के 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्रबंध प्रक्रिया के बारे में और नियोजन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम प्रबंध प्रक्रिया के द्वितीय चरण यानी कि संगठन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्रथम चरण के रूप में हमने नियोजन पढ़ा था और द्वितीय चरण के रूप में हम संगठन पढ़ेंगे। बच्चों, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी संस्था को या घर को सुचारू रूप से और कुशलतापूर्वक चलाने के लिए सिर्फ अगर हम योजना बना लें तो वो काफ़ी नहीं होता है। उस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि ये योजना तभी सफलतापूर्वक क्रियान्वित होगी जबकि विभिन्न क्रियाकलापों को संयोजित करना हमें आ जाए। और क्रियाकलापों को संयोजित करने के लिए बच्चों परिवार के साधनों का, सदस्यों का, सभी का सहयोग लेना अनिवार्य होता है। परिवार के सदस्यों की सहायता और उनकी मदद से जटिल, मुश्किल से मुश्किल कार्य भी सरलतापूर्वक, कम समय और कम शक्ति में हो जाते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो जाती है। और बच्चों, अगर परिवार में उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तो परिवार का वातावरण सुखद, शांतिपूर्ण, उल्लासमय, प्रेम, सौहार्द और एकता से बना हुआ रहता है। तो बच्चों, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है प्रबंध के लिए, वो ज़रूरी होती है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है कि कार्य को सदस्यों के बीच में बांट देना। अगर हम अभी परिवार की बात करते हैं तो परिवार में होने वाले कार्यों को विभिन्न सदस्यों के बीच में बांट देना चाहिए। लेकिन बच्चों, कार्य का बंटवारा ऐसे ही नहीं हो जाता है। जब भी कार्य का बंटवारा करते हैं तो उस समय हमें उपलब्ध सदस्यों की कार्यक्षमता, आयु, रुचि, इच्छा, समय, उनकी शक्ति, उनका स्वास्थ्य आदि का भी ध्यान रखना होता है। किसी भी सदस्य पर अतिरिक्त कार्य का भार नहीं पड़े, ये भी ध्यान रखना होता है। और ना ही कार्य का बंटवारा ऐसा हो कि किसी पर तो बहुत अधिक कार्य है और किसी पर बिल्कुल भी कार्य नहीं है। होना ये चाहिए बच्चों के कार्य का बंटवारा इस प्रकार से हो कि सभी सदस्य मिलजुल करके कार्यों को कर सकें। अब अगर हम घर की ही बात करें बच्चों, तो कई सारे कार्य ऐसे होते हैं कि कोई भी कार्य एक अकेला ही व्यक्ति करे तो हमेशा ही संभव नहीं हो पाता है। तो कार्य का बांटना ज़रूरी होता है। और जहाँ से हम कार्य को बांटने की बात करते हैं ना बच्चों, वहीं से संगठन की क्रिया शुरू हो जाती है। संगठन शब्द जो है बच्चों, ये ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न हुआ है, जिसका आशय होता है कि शरीर के विभिन्न अंग हैं। तो हमारे शरीर के कई सारे अंग, लेकिन जब ये मिलजुल कर समन्वित होकर के कार्य करते हैं बच्चों, तभी तो हमारा जीवन चक्र सही चलता है। हमारा मस्तिष्क हमें निर्देशित करता है, उसी के अनुसार हमारे हाथ पैर बाहर की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो जब सारे ही अंग सुचारू रूप से मिलकर के कार्य करेंगे तभी किसी कार्य के सही और संपन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे बच्चों के शरीर के विभिन्न अंग हैं, हर अंग का अलग अलग कार्य है। हाथ अलग कार्य करता है, कान अलग, पैर अलग, जीभ अलग, आँख अलग, हमारा मस्तिष्क अलग, सभी अलग अलग कार्य करते हैं। और जब ये सभी संगठित होकर के काम करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा अंग किस समय कार्य कर रहा है और कौन सा अंग किस समय कार्य नहीं कर रहा है। जैसे बच्चों, हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग जाता है ना? आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। किसी गर्म चीज़ से जैसे ही हमारा हाथ छूता है, पीड़ा होती है, हम तुरंत अपने हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, हमारी आँख उसे देखने लग जाती है। बच्चों, सबसे पहले तो हमारे मस्तिष्क ने हमें ये बताया कि ये गर्म है और यहाँ से हाथ हटा लेना चाहिए। हमने ये कार्य किया, आँखों ने देखा और सभी अंगों ने जो अपना मिलजुल कर प्रयास किया, उससे हमने गर्म चीज़ से अपना हाथ हटा लिया और हम किसी दुर्घटना से बच गए। लेकिन सभी अंगों पर जो नियंत्रण रखता है वो कौन रखता है? वो मस्तिष्क रखता है, जिसका नियंत्रण सभी अंगों पर रहता है। तो बच्चों, संगठन जब करता है कोई व्यक्ति और किसी को इकट्ठा करके कार्य करता है तो अपने आप
करते तो दूसरे सदस्य कार्य हैं, लेकिन उनको निर्देशित कौन करता है? जो कि मुखिया होता है। ठीक है। तो बच्चों, संगठन क्या करता है कि निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जो उद्देश्य और लक्ष्य हमारा निश्चित है, उसकी प्राप्ति के लिए, क्योंकि उसी के लिए हमने योजना बनाई है ना, उसी की प्राप्ति के लिए कार्यों और क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर समन्वित रूप से कार्य करना। जो भी कार्य हमें करने हैं और उन कार्यों के मध्य जितनी क्रियाएं होनी है, उन सब के मध्य क्या होना चाहिए बच्चों? सामंजस्य होना चाहिए। और जब सामंजस्य होगा, सभी समन्वित रूप से कार्य करेंगे, तो संगठन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। बच्चों, मैकफारलैंड के अनुसार एक निश्चित व्यक्ति के समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। जैसे महाविद्यालय क्या है? संगठन है। परिवार क्या है? संगठन है। सभी लोग मिलकर किसी एक निश्चित उद्देश्य की ओर कार्य करते हैं, उसे हम संगठन कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों, EFL ब्रैच ने कहा है कि संगठन प्रबंध की संरचना है, क्योंकि ये अधिक सार्थक कार्य संपादन हेतु कुल उत्तरदायित्वों को उचित भागों में विभक्त करता है। बात ध्यान से सुनी बच्चों आपने। अधिक सार्थक कार्य संपादन के लिए, कार्य अच्छे से हो सके इसके लिए जितने भी उत्तरदायित्व हैं, उन उत्तरदायित्वों को उचित भागों में ये विभक्त कर देता है, इसे हम कहते हैं संगठन। बच्चों, आज जैसे घर में आप सोचते हैं कि हमें एक बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, आपकी मदर ने सोचा, तो क्या आपकी मदर एक अकेली है जो सारे कार्य करेंगी, या सारे ही कार्य परिवार के सदस्यों के बीच में बढ़ते हैं? होता तो यही है बच्चों, सारे ही कार्य परिवार के सदस्यों के बीच में बढ़ते हैं। पहले प्लानिंग बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है कि कौन, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसके द्वारा किया जाएगा। फिर अब आता है संगठन का कार्य, सभी व्यक्तियों को कार्य देना। अब बच्चों, कार्य देना इतना आसान नहीं है। व्यक्तियों की कुशलता, उनकी योग्यता, आयु इत्यादि को ध्यान में रखते हुए परिवार के जितने सदस्य हैं उनमें कार्य बांटा जाता है कि ये बाहर से सामान लाएगा, ये घर को सजाएगा, ये खाना बनाएगा, ये सफाई में मदद करेगा। तो इस तरह से कामों को बांटा जाता है। तो EFL ब्रैच ने भी इसकी यही डेफिनेशन दी है कि कुल उत्तरदायित्वों को उचित भागों में विभक्त करना। इसके बाद हम बात करते हैं कि संगठन निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। बच्चों, ये परिभाषा जो है, ये समग्र रूप से परिभाषा है कि निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए विभिन्न कार्यों और क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर समन्वित रूप से कार्य करने की प्रक्रिया है संगठन। और इसके साथ ही, क्योंकि ये संगठन किसी भी संस्था या परिवार कहीं भी हो सकता है, तो अगर संस्था में है तो कर्मचारियों के मध्य, और परिवार में है तो परिवार के सदस्यों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने की कला है। तो ये हमने पढ़ी बच्चों संगठन की परिभाषा कि संगठन क्या चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं संगठन के महत्व के बारे में। बच्चों, संगठन का महत्व क्या है? बच्चों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि संगठन में ही शक्ति होती है। जब मिलजुल करके संगठित होकर के कार्य किया जाता है तो उस कार्य का परिणाम भी बहुत अच्छा होता है। कितनी भी कि जटिल से जटिल समस्या हो, लेकिन अगर संगठित होकर के कार्य किया जाता है तो वो समस्या आसानी से दूर हो जाती है। संगठन से बच्चों प्रबंधकीय कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। प्रबंध से संबंधित जितने भी कार्य हैं बच्चों, नियोजन, नियंत्रण, संगठन, मूल्यांकन, सभी में संगठन की आवश्यकता रहती है। और जैसे ही संगठन किया जाता है तो प्रबंधकीय कार्यक्षमता किसी व्यक्ति की और किसी संस्था की जो प्रबंधकीय कार्यक्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि कई लोग मिलकर के किसी एक लक्ष्य की पूर्ति की ओर अग्रसर होते हैं। विभिन्न क्रियाओं का आनुपातिक एवं संतुलित महत्व इससे पता चलता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, कई सारी क्रियाएं हम लोग कर रहे हैं
और विभिन्न क्रियाओं को हमने कहा कि विभिन्न लोगों में उनकी जिम्मेदारियों और उनके उत्तरदायित्वों के अनुसार उन्हें बांट देना चाहिए। तो विभिन्न क्रियाओं का आनुपातिक और संतुलित महत्व हो जाता है कि कितने कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किस समय पर किए जाएंगे। इसकी विस्तृत रूपरेखा बना ली जाती है और इसमें संतुलन रखा जाता है कि सभी व्यक्तियों के मध्य और विभिन्न क्रियाओं के मध्य भी संतुलन बना रहे। उसके बाद है बच्चों भ्रष्टाचार को रोकना, कि एक ही एक व्यक्ति कार्य करे जा रहा है, वो थके जा रहा है और उसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, दूसरा व्यक्ति आराम कर रहा है। इसीलिए बच्चों अगर संगठन को प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो इक्वल अगर कार्य का विभाजन होता है, समान रूप से कार्य विभाजित होता है, तो भ्रष्टाचार की प्रक्रिया भी रुकती है। विकास को बढ़ावा देना, जब व्यक्ति संगठित होकर के कार्य करता है बच्चों, तो निश्चित ही लक्ष्य की ओर प्राप्त होता है और अपने आप विकास को बढ़ावा मिलता है। व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है और कार्य करने के लिए उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप हो जाता है, जिससे कि वो कार्य को अच्छे से कर पाता है। समन्वय को सुविधाजनक बनाना ये प्रबंधक का कार्य होता है बच्चों। जो कार्य डिवाइड कर रहा है उसका कार्य होता है कि जो विभिन्न लोगों के मध्य और विभिन्न लोगों के साथ क्रियाओं के मध्य जो समन्वय है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए ही संगठन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कार्य तो हमने सदस्यों को बता दिया किसको क्या करना है, किसको क्या, लेकिन बच्चों जब तक अगर हम अभी बर्थडे पार्टी की बात कर रहे थे, अगर बाज़ार से सब्जी नहीं आई तो खाना कैसे बनेगा? तो दो व्यक्तियों के मध्य यहाँ समन्वय की ज़रूरत है बच्चों। ठीक है, घर को सजाने वाला तैयार बैठा है लेकिन सजाने की सामग्री बाजार से नहीं आई जिसको लाना है, तो समन्वय नहीं है बच्चों, है ना। तो विभिन्न लोगों के मध्य और विभिन्न क्रियाओं के मध्य समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए संगठन का अपना महत्व होता है। प्रबंधकों के विकास एवं प्रशिक्षण में भी सहायता देता है बच्चों। प्रबंध प्रक्रिया ही ऐसी है कि जब करें तब लगता है, पुराने अनुभव को काम में तो हम लेते ही हैं बच्चों, लेकिन जब करें तब लगता है इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं, इसमें ये सुधार कर सकते हैं। हमेशा इसमें सुधार की संभावनाएं बनी रहती है। तो निरंतर सुधार करते करते प्रबंधक जो होता है उसके विकास में और उसके प्रशिक्षण में भी सहायता मिलती है। मनोबल एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक, जब सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य करते हैं, किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर मिलजुल करके अग्रसर होते हैं, तो आपस में समन्वय होने के कारण, मधुरता होने के कारण मनोबल भी बना रहता है और आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। तकनीकी विचारों का अनुकूलतम उपयोग। बच्चों यहाँ पर तकनीकी विचार से तात्पर्य है प्रबंधकीय विचार, प्रबंधकीय प्रक्रियाएं जो हैं, जैसे कि नियोजन की अगर हम बात करते हैं तो जितनी तकनीकी विचार किसी जो हम योजना बना रहे हैं बच्चों, उसमें जो भी हम सोचते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो सभी तकनीकी विचार हैं। उनका अनुकूलतम प्रयोग, उनका ऑप्टिमम यूज़ हो सकता है जबकि संगठन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो हमने बच्चों ये बात की अभी संगठन के महत्व के बारे में। अब हम बात करेंगे संगठन के चरण के बारे में। बच्चों संगठन के 4 चरण हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्रियाओं का निर्धारण, क्रियाओं का समूहीकरण, सदस्यों के बीच में कार्य विभाजन, अधिकारों का सौंपा जाना, समन्वय, संतुलन एवं संबंध स्थापित करना। सबसे पहला चरण है संगठन का क्रियाओं का निर्धारण। जब बच्चों हमें ये पता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमने योजना बना ली, अब योजना बनाने के बाद क्या आवश्यक हो जाता है कि उसके क्रियान्वयन के लिए, योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए क्रियाओं का निर्धारण करना। पहले समस्त कार्यों को परिभाषित करना कि कौन कौन से कार्य हैं, किस प्रकार के कार्य हैं, कहाँ किए जाने वाले कार्य हैं। फिर हर कार्य को उसकी प्रकृति, आकार, उद्देश्य और उसके अंदर जो निहित उत्तरदायित्व है, बात को समझ रहे हैं आप? कार्य की प्रकृति, आकार, उद्देश्य और उसके अंदर जो उत्तरदायित्व है उसको ध्यान में रखते हुए उसको उपक्रियाओं में विभाजित किया जाता है।
और इसके बाद ही विभिन्न सदस्यों को कार्य सौंपा जाता है। ये हमने बात की बच्चों क्रियाओं के निर्धारण के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रियाओं का समूहीकरण। ये दूसरा महत्वपूर्ण चरण है बच्चों। इसमें दो एक जैसी जो क्रियाएं होती है या फिर ऐसी क्रियाएं जो कि आपस में अंतर संबंधित होती है, उन्हें हम एक साथ रखते हैं और उसके कार्य एक ही व्यक्ति को सौंप देते हैं। जैसे बच्चों अगर बर्थडे का हम एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति बाजार जा रहा है तो उसे आप लिस्ट बना करके दे सकते हैं कि रसोई से संबंधित ये सामान है, सजावट से संबंधित ये सामान है और इसके अतिरिक्त जो सामान लाने हैं ये। मतलब व्यक्ति एक हुआ लेकिन उसको 3 प्रकार के कार्य हमने 3 अलग अलग जो कि आपस में संबंधित या अंतर संबंधित कार्य हैं हमने व्यक्ति को दे दिए हैं। नेक्स्ट है बच्चों परिवार के सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन किस प्रकार? बच्चों कार्य का विभाजन इस प्रकार कि सभी सदस्य पूर्ण कुशलता, निपुणता, मन से और बहुत प्रसन्नता से उस कार्य को कर सके। इस प्रकार से कार्य विभाजन किया जाना चाहिए। कार्य का विभाजन करते समय बच्चों उनके विश्राम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और मनोरंजन का ध्यान रखना भी बहुत अधिक ज़रूरी है। किसी कार्य को किसी व्यक्ति को सौंपते समय उस व्यक्ति की सामर्थ्य, रुचि, शक्ति, क्षमता, इच्छा, कार्य के प्रति दृष्टिकोण, प्रतिभा, प्रबंधन चातुर्य, कुशाग्र बुद्धि आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर उसकी क्वालिटी को, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रख करके अगर आप उसे कार्य देते हैं तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ही मन से उस कार्य को करते हैं, बहुत तन्मयता से उस कार्य को करते हैं, तो बच्चों लक्ष्य प्राप्ति तो श्योर हो ही जाती है और सदस्यों के मध्य भी इससे प्रेम, सौहार्द, एकता का भाव बना रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा जो कि हमने नेक्स्ट कहें या साथ साथ ही कहें अधिकारों का सौंपा जाना। बच्चों सिर्फ काम अगर हमने आपको दे दिया कि आप ये कर लो, लेकिन आप ये काम तभी कर पाओगे जबकि आपको उस काम से संबंधित सभी अधिकार हमारे द्वारा सौंप दिए जाएं। पूरी तरह से ये कह दिया जाए कि आप इस काम को करने के लिए फ्री हैं, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे बस। और अगर पूर्ण अधिकार उस व्यक्ति को दे दिया जाता है तो वो व्यक्ति पूरी निष्ठा, कुशलता और मनोयोग से उस कार्य को करता है। बिना उत्तरदायित्व के अधिकारों का सौंपा जाना सर्वथा अनुचित होता है बेटा। उत्तरदायित्व भी दें और फिर अधिकार दें, ठीक है? तो दोनों ही चीज साथ में होनी चाहिए। इससे केवल ये होगा बच्चों और बहुत बड़ा फायदा होगा कि विवाद, भ्रम, आशंका जैसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी। अब हम आते हैं संगठन के अंतिम चरण की ओर, जो कि है समन्वय, संतुलन एवं संबंध स्थापित करना। बच्चों संगठन का अंतिम चरण है ये, जिसमें परिवार के सदस्य और संस्था के कर्मचारियों के मध्य क्या होना चाहिए बच्चों? समन्वय। आपस में समन्वय होना बहुत अधिक जरूरी है। इसके लिए घटना को प्रत्येक सदस्य के मध्य समन्वय बनाए रखना जरूरी होता है। जब समन्वय बना रहेगा, उनके बीच में कार्य का और व्यवहार का संतुलन बना रहेगा और एक अच्छी तरह से संबंध स्थापित हो जाएंगे, तो उनका कार्य करना बहुत अधिक सरल हो जाएगा, रुचिकर भी हो जाएगा, कार्य करने में इंटरेस्ट भी आएगा बच्चों और कार्य के प्रति दृष्टिकोण भी पॉजिटिव होगा, तो निश्चित ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो बच्चों आज हमने पढ़ा प्रबंध का द्वितीय चरण, जिसे हम कहते हैं संगठन। तो अब तक हम प्रबंध के 2 चरण नियोजन और संगठन के बारे में पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।